A very good morning to all, good evening to all my students. So in today's revision, that is revision part 2. तो आज हमारी जो revision है वो क्या है? That is revision part 2. That is the second revision marathon in which we are again going to cover some of our chapters. Right? तो अभी जो हम chapter कर रहे हैं वो लेबर कोड, जो आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड यूनिट है. राइट. लास्ट सेशन में हमने जो जो यूनिट्स करे हैं वो आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं. आज ऑफ कोर्स वो रिवीजन था, और आज के रिवीजन मैराथन 2 में हम कर रहे हैं कुछ फर्दर चैप्टर्स, जिसमें हम पहला कर रहे हैं लेबर कोड. राइट. सो लेबर कोड में अगर मैं आपको देखूं कि लेबर कोड में क्या क्या बातें हम कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए एक बार. Industrial labor law, evolution of labor, right? The law relating to labor and employment in India is primarily known under the broad category of industrial law. तो हमने बात करी थी इस वाले टॉपिक में कि लेबर जो है वो बहुत ही ऑलरेडी ब्रॉड कैटेगरी है इंडस्ट्रियल लॉ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है. इंडस्ट्रियल लॉ की जब भी बात आती है तो लेबर की बात जरूर आती है. Plethora of labor laws have been established to ensure elevated health, safety, and welfare of workers, to protect workers against oppressive terms as individual worker is economically weak and has little bargain power. तो यहाँ कह रहे हैं इतने लेबर लॉज हैं. देखो लेबर कोड के पीछे सबसे बड़ी क्या दिक्कत थी कि ऑलरेडी इतने सारे लेबर लॉज हैं, जिसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इतने लेबर लॉज को हमें क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए लेबर कोड्स में. ठीक है ना. तो इनिशियली 5 लेबर कोड हुए थे, लेकिन पास अल्टीमेटली 4 लेबर कोड हुए, और 29 सेंट्रल लेजिस्लेशन को पास करा गया. कितने डिवाइड करा गया, कितने कोड में? 4 लेबर कोड्स. राइट. इन चारों लेबर कोड के बारे में हम बात करेंगे, चारों लेबर कोड में क्या क्या बातें हुई हैं वो बात करेंगे. ठीक है ना. सो लेबर कोड में बात करते हैं. सो वाई आई एम डूइंग दिस वाई पीपीटी. प्लीज़ अगर पीपीटी नहीं आई है सबके पास, लेट मी नो. वैसे मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ऑफ कोर्स शुरू से अपलोडेड है सबके पास, अभी भी रिसेंटली मैंने दी थी. अगर आपको लग रहा है कि नहीं है आपके पास, तुरंत बताइए मुझे. ठीक है ना. तो ये PPT will help you to revise labor code. See, I have given you all the material. नोट्स आपके पास है, मैराथन आपका हो रहा है, PPT आपको दी जा रही है. तो PPT वैसे भी एक लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने में सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा. राइट. तो यहाँ देखिए, सेकेंड लेबर कमीशन ऑन लेबर हैज रिकमेंडेड कि एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को 5 लेबर कोड में डिवाइड कर देना चाहिए. ठीक है. 5 लेबर कोड बोलो कि जितने भी लेजिस्लेशन, इतने लॉ है लेबर को लेके कि एट टाइम्स इट इज रियली कंफ्यूजिंग कि लेबर कि वर्कर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, रेम्यूनरेशन की क्या बात करी गई है, या वर्किंग आवर्स की क्या बात करी है. एक एक्ट में कुछ डेफिनेशन हो जाती है तो दूसरे एक्ट में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है. सो इसलिए इतने लेजिस्लेशन, इतनी कंफ्यूजन से बेहतर है कि 4 कोड्स में डिवाइड कर दिया जाए. तो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट करे 4 लेबर कोड, जो वेजेस के ऊपर है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर है, सिक्योरिटी, वेलफेयर और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन. ठीक है ना. आप याद करिए कि देखिए वर्कर को क्या चाहिए. हमने, आपको याद है हमने फैक्ट्री एक्ट में बात करा था हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, ये चाहिए. तो देखो एक हेल्थ के ऊपर है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ. राइट. एक सोशल सिक्योरिटी के ऊपर है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर है. ठीक है. और एक क्या, वेजेस जो चाहिए होती है वर्कर को. एक वर्कर को क्या चाहिए, वेजेस चाहिए, पैसा चाहिए. पैसे के साथ साथ वो चाहता है कि मेरा सिक्योरिटी हो. अब पैसा आ गया, अब मेरा पैसा कोई छीन के ना ले जाए, मैं आपको ऐसे कर रही हूँ सिक्योरिटी. तो वेजेस, सोशल सिक्योरिटी याद रखिए. अब पैसा मेरे को मिल रहा है, मेरे पैसे की सिक्योरिटी भी है, तो अब मेरा वेलफेयर हो जाए, मेरी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, आत्म सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है. खाली पैसा आने से अपनी सेफ्टी तो नहीं हो जाती ना. तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी मायने रखती है आपके लिए. तो आपका एक लेबर कोड हो गया वेजेस, एक आपका लेबर कोड हो गया विच इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर. ठीक है ना. तीसरा लेबर कोड हो गया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन. राइट. और ये सब चीजें रहेंगी, लेकिन ये सब चीजें तो हमने कर ली, लेकिन अगर इंडस्ट्री में ही लड़ाइयाँ हो जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो ये सब चीजें हमारी हैम्पर हो जाएंगी. ये पैसा, ये हमारी सिक्योरिटी, सब कुछ. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन भी मेंटेन होना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो 4 लेबर कोड कौन कौन से हैं? वेजेस हैं, उसके बाद हमारा सेकंड लेबर कोड है हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन. उसके बाद हमारा लेबर कोड है हमारा सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर. तीसरा लेबर कोड, चौथा लेबर कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशन. ठीक है. तो ये 4 लेबर कोड में हमारे लेजिस्लेशंस को डिवाइड करा गया. तो हिस्ट्री की बात करी जाए तो इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पहली लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर इश्यूज को
डील करती है, ठीक है ना। ILO वाज द एजेंसी ऑफ लीग ऑफ नेशंस फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज व्हिच एंडेड वर्ल्ड वॉर वन। इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, लिखने को नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि देखो ये रिवीजन है। रिवीजन में मैं आपको यूं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, मैं आपको धीरे धीरे नहीं पढ़ा रही। जो हमने नॉर्मल क्लास में बात करी थी तो हमने इसके बहुत डिटेल में बात करी थी, ठीक है ना। अब हम नॉर्मल क्लास में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम अ, इसलिए डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है। तो हम इसलिए डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी टॉपिक्स को सुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। मैं चाह रही हूँ कि आप एग्जाम से पहले ये सुन लें, आपको रीड करने की जरूरत ना पड़े किसी किताब में या कुछ नोट्स में या मॉड्यूल में देखने की जरूरत ना पड़े। आप सिर्फ ये सुन लें कि लेबर कोड क्या होता है और आपको याद आ जाए सब कुछ, ठीक है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन प्रोटेक्शन ऑफ लेबर यूनियंस ऑक्यूपाइड द अटेंशन ऑफ मेनी नेशन। तो क्या था, वर्ल्ड वॉर में इतनी जाने गई थी, इतनी लॉस हुआ था, तो डेफिनेटली डैट ब्रॉट अप की एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो अक्रॉस द ग्लोब लेबर लॉस को प्रोटेक्ट करे, ठीक है ना। इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ ILO, इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एंड ILO से जब से इंडिया जुड़ा है, वो 1919 से इंडिया के ILO के साथ जुड़ा हुआ है, और at present ILO के 187 members including India, right? ILO is a tripartite character at every level in organization, government, associated with two social partners, namely the worker and employers. तो ILO tripartite character का इसलिए क्योंकि वो employer, government, management तीनों को साथ लेके चलता है, ठीक है। It makes sure that there is no dispute any between them. At every level, ILO has a role to play, right? उसके बाद लेबर कोड फॉर्म कैसे हुए, तो आपको मैंने बताया था कि जब से GST आया है, इट इज वन नेशन वन टैक्स आया है, एप्लीकेबल हमारे कंट्री में। उसके बाद एक मोटो था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। में आपको याद है मैंने सिखाया था, सबका साथ होगा तभी विकास होगा, और विकास जब होगा तभी लोगों को विश्वास होगा, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है। तो इसी को पॉजिटिव थिंकिंग लेते हुए लेबर रिफॉर्म्स को बोला गया कि इसको कोडिफाई करना चाहिए, ठीक है ना। इतने लेबर रिफॉर्म्स है हमारे कंट्री में that they need to be codified, right? Initially, as a part of government's pre-legislative consultative policy, the ministry uploaded all the draft codes on its website for the stakeholder and public का review लेने के लिए. During 2015 to 2019, the ministry organized 9 tripartite discussions. सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज एसोसिएशन जब जिनसे बात हो, मतलब ऑब्जेक्शंस लिए जा सकते थे, लिए, कंसल्टेशंस लिए। एट लास्ट 4 बिल्स प्रेजेंट करे गए, जिसको सारे लेजिस्लेशंस को कॉडिफाई करा गया 4 लेबर कोड्स में। तो 29 सेंट्रल लेजिस्लेशन को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने क्या करा, सबमिट करा 4 कोड बिल 2019 में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं उसको 2 बार दोहरा रही हूँ। 29 सेंट्रल लेजिस्लेशन को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने सबमिट करे 4 कोड बिल्स 2019 में। तो कोड ऑन वेजेस तो 2019 में ही अप्रूव हो गया था पार्लियामेंट से। The Standing Committee on Labor tasked the handling of 3 other bills. On the 3 other bills, the Standing Committee delivered their report in September 2020. उसमें बाकी 4 भी कवर हो गए। The government repealed these bills and enacted new ones. They broadly categorized labor code into 4 categories: code on wages, industrial relation code, then social security code, then occupational safety, health and working condition code. ठीक है, तो कैसे याद करेंगे आप? एक तो वेजेस है, एक तो लेबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, वेजेस। वेजेस को कोड ऑन वेजेस, जिसको वेजेस कोड कोड ऑन वेजेस बोला जाता है, कि देयर इज अ कोड। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कोड? कोड मींस, मैंने बताया था ना, एक जो वेजेस को लेके कोड ऑन वेजेस जितना आपने पढ़ा ना अपनी किताब में, उतना नहीं है। आपकी किताब में बहुत कम है कोड ऑन वेजेस, मैं कहूंगी बहुत ही कम है, 10% भी नहीं होगा। कोड ऑन वेजेस बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल में है, राइट? आपके कोर्स में इतना नहीं है, बी ग्लैड अबाउट इट। सो कोड ऑन वेजेस पास हुआ, देन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, then your code occupational safety, health and working condition code, and then your industrial relation code. तो ये 4 कोड है जो पास हुए। और कोड ऑन वेजेस कब हुआ? 2019 में। बाकी कब हुए? 2020 में। लेबर लेजिस्लेशन दैट इज अडेप्टेड टू इकोनॉमिक सोशल चैलेंजेस of the modern world of work fulfills 3 crucial roles. तो हमारा लेजिस्लेशन का पर्पस क्या है? सबसे पहले लीगल सिस्टम प्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है लेजिस्लेशन, लेबर लेजिस्लेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक लीगल सिस्टम एस्टैब्लिश करता है लेबर के लिए, ये फ्रेमवर्क बनाता है लेबर के लिए। अगर सपोज लेबर को कोई तकलीफ है, वो कहाँ जाएंगे? हाउ डू दे नो वेयर वी हैव टू अप्रोच, हु वी हैव टू अप्रोच, वेयर शैल वी गो, वेयर शैल वी नॉट गो, राइट?
इट प्रोवाइड्स क्लियर कॉन्स्टेंट रिमाइंडर गारंटी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल द लेबर। तो ये पर्पस है हमारे लेजिस्लेशंस का। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू लेबर कोड, न्यू लेबर कोड होता है कि जो नया कोड बनाया गया, सबसे पहले ये कोड बनाया क्यों गया? ये कोड इसलिए बनाया गया टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन विद द लेजिस्लेशंस, difficulty in implementation of legislations, then there is like uniformity nahi thi, so there are 4 labor code that were formed for the sake of clarity, standardization and terminology, क्योंकि कोई टर्म कुछ है एक एक्ट में, कोई टर्म दूसरा है एक एक्ट में, तो क्लैरिटी के लिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी, कंसिस्टेंसी, ये एक चीज है वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो। द कमीशन एम्फसाइज द नेसेसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन एंड यूनिफाई लेबर लेजिस्लेशन, कंसोलिडेटिंग लेबर लॉज को इकट्ठा करके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब वेजेस को देखो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है। अब भाई वेजेस को लेके इतने एक्ट हैं, ठीक है, तो कोड ऑन वेजेस विल टॉक अबाउट इट, व्हाई टू हैव डिफरेंट लेजिस्लेशन फॉर दैट पर्पस, राइट? सो कंसोलिडेट करना, स्टैंडर्डाइज करना टर्मिनोलॉजी को, यूनिफॉर्मिटी लाना, कंसिस्टेंसी लाना, यू अंडरस्टैंड। अगर लेबर कोड के लेके कुछ ऑब्जेक्टिव आए तो आपको पता हो। The 4 Code on Wages, Industrial Relations, Social Security and Occupational Safety was introduced in Parliament as a result of NCL's recommendation. Yes, अभी हमने पीछे पढ़ा कि NCL के रिकमेंडेशन से ही हमारा जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर लॉज है उन्होंने प्रेजेंट किया था, एंड 2019 में ये 4 कोड्स प्रेजेंट करे गए थे पार्लियामेंट के सामने। फीचर्स, अब न्यू लेबर कोड के अगर फीचर आते हैं एग्जाम में तो आप क्या क्या करोगे? देखो ये जो रेड हाईलाइटेड है ना, रीड करो बस इसको। ये इजी कर देगा कंप्लायंस को। कैसे? क्योंकि पहले इतने सारे अगर लेबर लेजिस्लेशंस है, कंप्लायंसेस बहुत मुश्किल हो जाती हैं, स्पेशली प्रोफेशनल्स लाइक कंपनी सेक्रेटरीज, उनके लिए लेजिस्लेशंस को कंप्लायंस कराना कितना मुश्किल हो जाएगा। एक एक्ट लग रहा है, फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री में फैक्ट्री एक्ट देखें, पेमेंट ऑफ वेजेस देखें, कॉन्ट्रैक्ट लेबर देखें, चाइल्ड लेबर देखें, आप समझ रहे हैं? सो डिफरेंट एक्ट्स रियली पोज अ वेरी डिफिकल्टी इन कंप्लायंसेस ऑफ लॉज। सो मैं इजी क्या हो जाता है कंप्लायंसेस, तो मैं पूरा नहीं पढ़ रही, अगेन रिविजन है, आई हैव टू टेक सम थिंग्स। थ्रेशोल्ड बेस्ड ऑन कंपनी साइड, इससे क्या होता है कि कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा ईज आउट हो जाती है लेबर कोड के जरिए। सिंपल अकाउंटेबल सिस्टम हो जाता है। अकाउंटेबल क्या होता है? जवाबदारी। तो दैट बिकम सिंपल। हाउ? बिकॉज इन लेबर कोड यू आर लाइक प्रॉपर एक वो बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको कंसल्ट करना है उसको, देयर इज नो कंफ्यूजन कि चीफ इंस्पेक्टर के पास जाएं कि हम लेबर ऑफिसर के पास जाएं कि लेबर कोर्ट जाएं कि लेबर कमिश्नर के पास जाएं, किधर जाएं, राइट? अकाउंटेबल सिस्टम इज सिंपल, 1 registration 1 license, single return for all the codes, right? Government approval is required for establishment that employ 100 or more employees to close, lay off, retrench. It has been suggested that this has made it harder for businesses to leave and has increased to 300 by industrial relation code, right? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 100 वर्कर भी है और अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे लेबर कोड ने इसको 300 कर दिया है क्योंकि बिजनेसेस बंद होते हैं। अब बिजनेस बंद होने पे इतना हैसल भरी चीजें हों, उसको हैसल को मिनिमाइज करने के लिए 100 से 300 लेबर कर दी गई है। इतने कॉम्प्लेक्स है, मतलब लेबर कोड तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारे टीचर ने क्या बोला कि लेबर कोड क्यों बने, वही लेबर कोड के फीचर है। इजी कंप्लायंसेस कर दी, अकाउंटेबल सिस्टम इजी हो गया है, देन योर गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है रिटेंच, ले ऑफ या बंद करने के लिए। देन आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज है उनको क्वाडिफाई करा गया, इकट्ठा करा गया। देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, हम लोग बहुत बात कर चुके हैं कि लेबर लॉ कैसे ज्यादा है, कैसे क्वाडिफाई करा गया, क्यों करा गया। दिस इज रिविजन, आई एम रियली हाईलाइटिंग ऑन द मेजर पॉइंट्स, ठीक है? आगे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर is now more frequently as a result of economic factor and labor compliance. However, fundamental rights like guaranteed salaries, इतने फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो जाते हैं इतने सारे एक्ट होने की वजह से। तो इसलिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट टर्म लेबर इंट्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ने कुछ बातें लाई हैं, कुछ बातें वेजेस कोड ने लाए हैं, कुछ बातें हमारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी कोड लाए हैं। तो इससे क्या है, फंडामेंटल राइट प्रिजर्व हुए जो लेबर के भी है। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बहुत जरूरी है। ट्रेड यूनियन में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बन रहा वर्कर का नहीं चलेगा, तो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन होनी चाहिए, इसलिए लेबर कोड का फीचर है ये। लेबर रूल्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट लेबर रूल्स ऑल्सो, स्ट्रिक्ट लेबर लॉज एंड कंप्लायंसेस। काफी बिजनेसेस अडेप्ट नहीं कर पाते। अब वो अपना मेन बिजनेस देखें या लेबर लॉज को देखें। अगर मेरी सपोज फैक्ट्री है और मैं ग्रो कर रही हूँ
भाई मेरी फैक्ट्री में ग्रो कर रही हूँ तो इकोनॉमी का भी मैं एक हिस्सा बन जाऊंगी ना। अब अगर मैं इस बीच में लेबर लॉज देखती रहूँ, ये सब स्ट्रिक्ट चीजें देखती रहूँ, तो दैट विल बी अ हैसल, राइट। तो लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करा गया। इन लेबर कोड्स ने डेलीगेट करा रूल मेकिंग अथॉरिटी ओवर अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इशू। डेलीगेट रूल मेकिंग अथॉरिटी मींस इसके रूल यही गवर्नमेंट बनाएगी, इसके रूल ये पास करेगा। इन चीजों को काफी डेलीगेट करा गया, जिसकी वजह से लेबर लॉज की कंप्लायंसेस अकाउंटेबिलिटी आसान हो गई है। तो अगर नई लेबर कोड के फीचर देखे जाए तो अकाउंटेबिलिटी है, सिंप्लीफिकेशन है, यूनिफॉर्मिटी है, फंडामेंटल राइट्स को ध्यान दिया गया है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस बनाई गई हैं, देन क्लोज लॉज करने के लिए 100 से 300 कर दिए गए। तो जितने आपको अगर कुछ भी याद नहीं आता ना लेबर कोड के फीचर, तो जितने तुम कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के जो फीचर्स करोगे, उसमें से जो याद आएगा वही तो न्यू लेबर कोड के फीचर्स हैं। मैं ये नहीं कह रही ये याद नहीं करने, बट इवन इफ यू रिमाइंड ऑफ एनी लेबर कोड का फीचर, पुट इट इन अ न्यू लेबर कोड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इन योर एग्जाम while you're sitting and giving your exam, please be smart. Don't just pen down anything, everything नहीं आता रहा छोड़ दिया and then moving to the next question. No, give your 100%. When there is a question from labor code chapter, you have to use your 100% mind while answering the question, like about labor code. Whatever ma'am has told, whatever you have read in PPT, whatever you have studied in your books, from your books, whatever you have given while you are giving the test, जो याद आता है put in that. No need to घबराने वाली situation, right? The law forbids discrimination based on gender when it comes to hiring new employees for similar identical jobs. Works of a similar kind as a work requiring the same level of expertise, effort, responsibility, experience. तो जो लॉ है वो डिस्क्रिमिनेशन को फोरबिड करता है। लेबर कोड भी यही बोलता है कि हमें क्लैरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपीरियंस, इन सब चीजों पे काम करना है। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि जस्ट बिकॉज की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, कुछ भी आप कहीं पे भी ज्वाइन कर रहे हो हालांकि आपको काम आता नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी चीजों को अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद लेबर कोड में एडवाइजरी बोर्ड्स, उनके एस्टैब्लिशमेंट, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, minimum wages, payment of wages, expanding possibilities for women as with respect to maternity. So ये सारी चीजें एडवाइजरी बोर्ड, ये भी नई लेबर कोड में बहुत अच्छे से बताए गए हैं। पनिशमेंट्स बताई गई हैं कि अगर आपने कोड को वायलेट करा तो क्या पनिशमेंट होगी, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, आपको फाइन कितना देना पड़ सकता है। ये सारी बातें न्यू लेबर कोड्स में बात करी गई हैं। तो फीचर मतलब कि नई लेबर कोड में क्या क्या बातें करी गई हैं, ठीक है। देन ये हमारी थी सिर्फ लेबर कोड की एक झलक कि लेबर कोड में क्या क्या चीजें देखी गई। अब आ जाते हैं हम लेबर कोड के पीपीटी पे। वेट, सो आई थॉट लाइक व्हाई नॉट टू डू फ्रॉम पीपीटी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पीपीटी एंड मैंने आपको पीपीटी देते समय और बनाते, और जब मैं आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाई थी तभी मैंने आपको बोला था कि these PPTs are really going to help you out. Why? Because in the last moment when you're doing a chapter, so these PPT are going to give you a quick glimpse. So I am also giving you a quick glimpse from your PPTs, right? What are the reforms proposed by new labor codes? Okay, that's me. तो यहाँ पे लेबर कोड ने 29 लेबर लेजिस्लेशन को 4 कोड्स में डिवाइड करा है, ठीक है। कौन कौन से 4 कोड्स में डिवाइड करा हमें याद हो गए हैं, हम फिर से रिवाइज करेंगे। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इसको याद रखिए। देखिए मैंने ऐसे याद कराया था कि वर्किंग कंडीशन से अच्छी हेल्थ होगी और अच्छी हेल्थ से सेफ्टी होगी। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन वेजेस। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सुन रहे हैं मेरे को तो आपके दिमाग में याद आ जाएगा, और आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर लेबर कोड से कुछ आना है तो यही आएगा कि भैया कितने प्रकार के लेबर कोड है, इनके बारे में एक्सप्लेन करो। या शायद किसी एक कोड के बारे में पूछ लिया जाए, या शायद सिर्फ यही पूछ लिया जाए कि लेबर कोड के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बना लेबर कोड, उसके नए फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो लेबर कोड के फीचर्स अभी हमने खत्म करे हैं, जिसमें बोला गया था अकाउंटेबिलिटी बेहतर हो गई, डिस्क्रिमिनेशन फोरबिड करी जाती है, सेंट्रल एडवाइजरी, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बन गए, नई नई पेनल्टीज आ गई हैं। उसके बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन को बंद होना है तो 100 वर्कर के बाद परमिशन लेने की जरूरत नहीं, 300 वर्कर से ज्यादा काम करते हैं तो परमिशन लो। ईज आउट करने के लिए
ईज आउट बिजनेसेस करें, लीगल रूल्स को थोड़ा सा प्रॉपरली कॉडिफाई करा गया है, राइट, कंप्लायंसेस को ईजी करा गया है। 6-8 तो मैंने ही बता दिया, इससे ऊपर तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? प्लीज टेक इट स्मार्ट। आस्क योर सेल्फ, लेबर कोड के फीचर क्या है, लेबर कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है, लेबर कोड कितने टाइप के हैं? 4। ठीक है, कौन कौन से याद आ गया? कोड ऑन वेजेस, ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। आगे कोड ऑन वेजेस 2019 में आया था, बाकी सारे 2020 हैं, याद रखिएगा। कोड ऑन वेजेस 2019 में ही पास हो गया था। और कोड टू अमेंड एंड कंसोलिडेट लॉज रिलेटिंग टू वेजेस, तो वेजेस को लेके जितने भी कानून है, राइट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस राइट टू वेजेस क्या होने चाहिए, वर्कर के राइट्स क्या होने चाहिए, सब कोड ऑन वेजेस जो है ये बताए गए हैं कोड ऑन वेजेस 2019 में। ठीक है, कीवर्ड्स पे मैंने बहुत ध्यान दिया है कि जब भी कोड ऑन वेजेस तुमसे पूछा जाए, ये तो समझ में आ गया कि कोड ऑन वेजेस एक कोड है, क्यों बनाया गया है, ताकि जितने भी वेजेस को लेके लॉज हैं वो इसी कोड के अंडर आ जाए, इतने अलग अलग लॉज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कीवर्ड्स की जब बात है तो ये ध्यान आना चाहिए, वेजेस, इंस्पेक्टर्स, फैसिलिटेटर्स भी होने चाहिए। खाली इंस्पेक्टर से लोग डरते हैं, फैसिलिटेटर होगा वो ढंग से गाइड कर पाएगा। एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, एपेलेट अथॉरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करा जाए। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें वेजेस कोड में ध्यान देने हैं। एंड देन यू रिमेंबर हाउ आई स्टार्टेड विद यू विद रिस्पेक्ट टू पिक्चर्स। सैलरी वेजेस में क्या बोल रहा है कि वेजेस बिल्कुल परफेक्ट, मतलब इक्वल होनी चाहिए, बोनस होनी चाहिए, ग्रेचुटी होनी चाहिए, जो जिसका हकदार है उसको पैसे के फॉर्म में वो मिलना चाहिए, राइट। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए वेजेस के, खाली वेजेस दे देना नॉट विल हेल्प। वेज सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, ये भी वेजेस कोड इसके बारे में बात करता है। वेजेस कोड किस किस के बारे में बात करता है वो यहाँ पे सब कुछ है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया है कि अगर आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें दिख रही हैं ये अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो एटलीस्ट आप एक फुल लाइन लिख पाएंगे, अगर आपको कीवर्ड्स की पॉइंट्स याद रहेंगे तो। ठीक है, इक्वल रेम्युनरेशन होनी चाहिए, जब वेजेस की बात है तो इक्वल पे करना बड़ा जरूरी है। उसके बाद हमारा चेक से आप पेमेंट करिए, आजकल वैसे डिजिटल इंडिया हो गया तो वेजेस बाय चेक, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स भी देखी जाती है। देन गारंटी मिनिमम वेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या देखो, वेजेस कोड की बात आ रही है तो आपको अपने कुछ एक्ट्स याद आने चाहिए। हालांकि जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था तो हमने ये चैप्टर शुरू शुरू के बैच में किया था, तब शायद आपको मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पता ही नहीं था। अब आपको इनके बारे में पता है तो आप वो बातें भी एड ऑन कर सकते हैं, राइट। मिनिमम वेजेस बहुत जरूरी है, रिव्यू, और रिव्यू करना जरूरी है भैया। जब कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंज होती रहती है, महंगाई बढ़ती है, तो मिनिमम वेजेस को भी तो रिव्यू करोगे ना। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस, तो देखो अभी तो वेजेस को लेके कितनी बातें कर ली हमने, इतने ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, नॉट एट ऑल, नॉट अ सिंगल वरी, नॉट अ सिंगल थिंग शुड वरी यू अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी क्या होता है, कोई शहर अच्छा है तो वहां पे ज्यादा पेमेंट हो रही है, कोई बेचारा पिछड़ा हुआ है तो उसको कम पेमेंट कर रहे हो, नॉट लाइक दैट। सेम चीज के लिए थोड़ा रीजनल डिस्पैरिटी को रिमूव करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर्स की पावर बोल रहे हैं कि उनको फैसिलिटेटर्स होना भी जरूरी है। इंस्पेक्टर विल ओनली इंस्पेक्टिंग रहेगा तो दैट विल नॉट, यू नो, इन अ वे दैट विल नॉट बी एबल टू फुलफिल व्हाट द मेन पर्पस इज। ठीक है, तो इंस्पेक्टर और फैसिलिटेटर दोनों होना चाहिए, उसकी रोल होना चाहिए कि मैं फैसिलिटेटर का काम भी कर रहा हूँ। एपेलेट अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर वेजेस को लेके कुछ भी हो तो सीधा आप इस पर्सन को अपील करोगे, चाहे वो पेमेंट ऑफ वेजेस है, मिनिमम वेजेस है, चाहे वो इक्वल रेम्युनरेशन है, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो रिव्यू ऑफ मिनिमम वेजेस है, रीजनल डिस्पैरिटी का केस है, कोई भी केस है, एपेलेट अथॉरिटी एक फिक्स होनी चाहिए वेजेस को लेके। कोड ऑन वेजेस के लिए सेंट्रल एडवाइजरी होती है जो रूल्स बनाती है, और उसके 2000 एडवाइजरी बोर्ड स्टेट एंड सेंट्रल लेवल दोनों देखी जाती है। Then we have procedure for hearing, deciding claims and minimum wages, which is very important. 6 months to 3 years maximum होता है जब आपको मिनिमम वेजेस की सुनवाई करनी पड़ती है। ठीक है, सजा भी होती है 6 महीने से मैक्सिमम 3 साल की सजा होती है। फाइन, तो ये वेजेस कोड है। अभी फोटो बना के तो नहीं आनी है, हमें तो पूरा पूरा लिखना है। तो ये फोटो इसलिए बनाई गई है कि इनको अगर आप देख लें तुरंत आपके माइंड में ये पिक्चर भी अगर बस गई ना तो आपको कोड ऑन वेजेस बहुत अच्छे से याद आ जाएंगे। ठीक है, दैट वाज माय मोटो व्हेन आई वाज डूइंग दिस कोड ऑन वेजेस। अगला है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल रिलेशन? मतलब इंडस्ट्रीज के बीच में देयर शुड बी अ व्हाट डू यू से, मैं कहती वायलेंट रिलेशन, वायलेंट नहीं, वो क्या बोलते हैं, कौन सा रिलेशन,
शांति का रिलेशन, पीस रिलेशन होना चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगा तो डेफिनेटली दैट विल हैम्पर आवर इकोनॉमी, राइट। तो ये कोड 2020 में आया था और ये बात करता है ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयमेंट, उनके कंडीशंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So, by amalgamating three labor laws into Industrial Relation Code, the central government has taken steps for safeguarding the interest of trade union as well as worker. तो यहाँ पे भी तीन एक्ट को कॉडिफाई करा गया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में और बोला गया कि इससे इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन, ये सब इम्प्रोवाइज हुए हैं, ठीक है, इम्प्रूव होंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में क्या क्या बातें करी हैं, कीवर्ड्स क्या है, उनकी डेफिनेशंस चेंज हुई हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हुई है, ठीक है। पहले क्या है, एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं है, कभी भी हो रही है, 2 महीना 3 महीना, देयर हैज टू बी फिक्स टर्म। ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। व्हाट इज अ वर्कर? मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि हर इंडस्ट्री, हर एस्टैब्लिशमेंट में डिफरेंट डेफिनेशन हो जाती है वर्कर की, तो देयर हैज टू बी अ क्लियर डेफिनेशन, राइट। मैंने बताया था ना कि अगर आप स्टूडेंट और आपकी हर टीचर के हिसाब से डेफिनेशन अलग हो जाए, तो मैं बोलूंगी माई स्टूडेंट्स विल गेट अ ट्रीट। सो माई स्टूडेंट मीन्स ओनली यू आर कमिंग टू फेस, नितेश सर कहें माई स्टूडेंट, तो उनके हिसाब से माई स्टूडेंट मीन्स हु आर इन क्लास, हु आर इन ब्रॉडकास्ट, हु आर इन यूट्यूब, यू नो, तभी मैम बोले माई स्टूडेंट, तो उनके हिसाब से उनके CHWT स्टूडेंट भी, एग्जीक्यूटिव भी, तो स्टूडेंट की डेफिनेशन हम तीनों टीचर्स के हिसाब से अलग हो जाएगी। सो कंफ्यूजन किसके बीच में होगी? स्टूडेंट। कॉन्फ्लिक्ट होंगे, डिस्प्यूट होंगे, तो देयर हैज टू बी वन सिंगल डेफिनेशन, राइट, यू अग्री। तो वर्कर के साथ, बेचारे के साथ भी यही हो रहा था, जिसकी वजह से डिस्प्यूट का मेजर कारण था। उसके बाद फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो दैट विल डेफिनेटली क्रिएट अ डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट के जो जो कारण होते हैं उनको इन कोड्स में इंक्लूड करा गया। इंडस्ट्री के मीनिंग क्या है वो डिफाइन करा गया। तो कीवर्ड्स क्या थे हमारे? डेफिनेशंस काफी नई आई हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए, जो क्या करेगी? ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी 20 से ऊपर वर्कर हैं तो वो एक कमेटी को अपनी 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 ग्रीवेंसेस बता सकते हैं। देयर हैज टू बी, क्योंकि क्या है ना, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होगी तो कोई ग्रीवेंसेस से डिस्प्यूट बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अटल बीमित व्यक्ति, ये ESIC स्कीम थी जिसमें एक 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 वर्कर को कल्याण, मतलब उनके बेनिफिट के लिए ESIC स्कीम में लाया गया, सो दैट उनको कोई भी डिस्प्यूट ना हो। देन रिट्रेंचमेंट, अगर रिट्रेंचमेंट होता है तो आपको 15 दिन का रीस्किलिंग का मौका भी दिया जाता है, जिसमें आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको रीस्किलिंग की मदद मिलेगी। ये नहीं कि आपको ये स्किल नहीं आता तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ट्रेड यूनियन के बारे में बात करी गई है। तो बेसिकली जब इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात हो ना, ट्रेड यूनियन, ट्राइब्यूनल, ग्रीवेंस कमेटी, डेफिनेशंस, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये याद आना चाहिए। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। अच्छा, स्ट्राइक इज डेफिनेटली अ डिस्प्यूट थिंग, डिस्प्यूट है तभी स्ट्राइक हो रही है, तो यहाँ पे 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। इनफैक्ट हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में स्ट्राइक के बारे में डिटेल में पढ़ा भी था, स्ट्राइक कितने प्रकार की होती हैं, कितना नोटिस देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन वी हैव पेनल्टी, डेफिनेटली पेनल्टी होनी चाहिए जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रिस्पेक्ट में। रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ, दो अलग बातें हैं। रिट्रेंचमेंट में आप लोगों को निकालते हो, ले ऑफ में आप अपने बिजनेस को टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए बंद कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको 300 से ज्यादा वर्कर होंगे तभी परमिशन लेनी है। पहले क्या था, 100 से ऊपर वर्कर हैं, आप अगर बंद कर रहे हो अपने बिजनेस को, आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। लेकिन अब बिजनेस को ईज आउट करने के लिए अब 100 से क्या कर दिया गया, 300। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में क्या क्या बातें हैं? लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर। ट्रेड यूनियन, अटल बीमित कल्याण योजना, रिड्रेसल कमेटी, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेशन, पेनल्टी, स्ट्राइक, ये सब बातें लिखनी है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में बताइए, पहले 2-3 लाइन तो आप कोड के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में लिखेंगे, फिर थोड़ा लास्ट में 2-3 लाइनें लिखेंगे कोड कैसे हमारे लिए जरूरी है, ये कोड कैसे हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो पहले इंट्रो लिखा एक जनरल कोड के बारे में, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में लिखा जो पूछा गया, और लास्ट में लिखेंगे कि ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कैसे एक कॉन्ट्रीब्यूटरी है, मतलब कैसे ये जरूरी है, क्यों अच्छा है कि ये बनाया गया, ठीक है। ये लास्ट में आप कंक्लूड करके लिखेंगे। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी कोड। जब भी सोशल सिक्योरिटी की बात आती है, ESIC स्कीम आपके जो सिक्योरिटी देती है उसके बारे में बात होनी चाहिए। अ कोड टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी। आपको याद है मैंने आपको ये लाइन सिखाई भी थी कि कोड ऐसा जो अमेंड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ये कौन सा
कोड है जो क्या अमेंड कर रहा है, क्या कंसोलिडेट कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी लॉज। ठीक है, और ये सोशल सिक्योरिटी किसको एक्सटेंड कर रहा है, वर्कर एंड एम्प्लॉयज को। ठीक है, इधर चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज, क्योंकि सारे सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज पे करते नहीं है बेचारे। लेकिन ये कोड दोनों के बारे में बात कर रहा है। सो दे हैव अमेलगमेटेड 9 लेबर लॉज इनटू सोशल सिक्योरिटी कोड। तो इसके जरा फीचर देखते हैं, कीवर्ड्स देखिए। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक बराबर, ईएसआईसी, ईपीएफओ, यूएएन एक होना चाहिए, गिग वर्कर्स जो एक टेम्पररी वर्कर्स होते हैं, प्लांटेशन वर्कर्स वो बेचारे ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जिनको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो इन सब की बात भी इस नए कोड में करी गई है, सोशल सिक्योरिटी कोड में। थोड़ा देखिए, ईपीएफओ बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को मिलेगा। देन आपका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ईएसआईसी सबको मिलेंगे, ऑर्गेनाइज है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, गिग वर्कर है, चाहे कोई भी वर्कर है सबको मिलेगा। प्लांटेशन वर्कर है, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं, अब डिस्पेंसरीज बहुत ज्यादा हो चुके हैं हमारे कंट्री में। डेंजरस हैजर्डस एरिया में आपको ईएसआईसी में कंपल्सरली रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। मेटर्निटी बेनिफिट मतलब जितने भी बेनिफिट हैं जो एक तरह से देखे गए, ईएसआईसी, एपीएफओ, मेटर्निटी, डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करी गई है। देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, तुम्हें भी तो जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, ये इतना टाइम नहीं मिलता ना पेपर देने के लिए। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये एसबीआई के पेपर में 2 दिन का समय है, सो यू कैन रियली रिवाइज प्रॉपर्ली, राइट। देन यू हैव ग्रेचुटी, वो भी एक सोशल सिक्योरिटी है। देखो अभी मुझे ना ये शब्द आपको याद कराने की जरूरत नहीं, ग्रेचुटी एक्ट कर चुकी हो, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट कर चुकी हो, ठीक है ना, ईपीएफ एक्ट कर चुकी हो, तो ये सब बातें आप सुन चुकी हो कि ये सारे सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन हैं, राइट। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक होना चाहिए, जो ग्रेचुटी का पैसा आ रहा है, ईपीएफ का पैसा आ रहा है, फलाने का पैसा आ रहा है, सब एक ही अकाउंट में जाए, ठीक है। दोनों के लिए, गिग वर्कर जो टेम्पररी वर्कर होते हैं जो आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, तो उन वर्कर्स के लिए भी बेनिफिट की बात करी गई है। गिग इकोनॉमी, प्लांटेशन प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो होते हैं, राइट, अंडर ईएसआईसी। बैंक अकाउंट या सोशल सिक्योरिटी, जितने भी सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन दे आर लिंक्ड विद वन बैंक अकाउंट ऑफ द वर्कर। प्लांटेशन वर्कर्स जिनके लिए ज्यादातर कभी बात करी ही नहीं गई है, तो वो मेजरली कभी बात नहीं करी गई है, तो इस कोड में बात करी गई, सोशल सिक्योरिटी कोड में प्लांटेशन वर्कर्स के लिए भी। देन सोशल सिक्योरिटी फंड, जो ये वो फंड है जो वेलफेयर, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करेगा, किसके, वर्कर के। अभी ईएसआईसी हॉस्पिटल चल रहे हैं, फ्री में तो नहीं चल रहे हैं, पैसों से चलते हैं, तो देयर इज अ फंड विच हैज बीन मेड अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड, राइट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल क्लास में देखो कितनी धीरे धीरे हमने बात करी थी कि पिक्चर के बारे में, है ना। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। देखो मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइम पे जब आपका एग्जाम है, इस टाइम पे ना हम जल्दी जल्दी जब पढ़ते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, जब आप कोई भी टॉपिक जल्दी जल्दी पढ़ते हो ना, फिर आपको ना घबराहट होती है, अरे मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, ये जल्दी पढ़ रही हूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहेगा, मैं ये चैप्टर पढ़ रही हूँ, मुझे तो दूसरे चैप्टर की याद आ रही है, मैं ये टॉपिक पढ़ रही हूँ पर मैं दूसरा भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ। सो समहाउ while you're studying for your exam, there are ample of things over here, ample of. So the purpose of this marathon, for especially from my side, is कि मैं जिस तरीके से या जिस चीज से मैं सारे, देखो मैं पूरा चैप्टर कवर कर रही हूँ आपका, ठीक है, कोई बात छूटेगी भी नहीं। जल्दी भी सुन रहे हो तो भरोसा है कि हाँ ये जो अगर ये 2 घंटे का मैराथन है, तो इस मैराथन में हमारी टीचर हमारे ये 3 चैप्टर कवर कर रही है, और जब वो कवर कर रही है और अगर हम ये 2 घंटा दे रहे हैं इनको, तो डेफिनेटली हमारे ये 3 चैप्टर बढ़िया तरीके से कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमें किताब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब राइटिंग प्रैक्टिस, भाई अब तो वो करने का नहीं है राइटिंग प्रैक्टिस, वो तो मैं शुरू से बोलती थी कि लिख के प्रैक्टिस करिए, लेकिन अभी भी अगर आप 2 क्वेश्चन लिखना चाहते हैं अपने हाथों से, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। सो स्टे काम। क्या होता है ना, हम घड़ी को देख के और ये सोच के कि घड़ी का समय बीत रहा है, ये सोच सोच में ही समय बीत जाता है। थिंक वाइसली। अगर टीचर 2 घंटे की ले रही है क्लास और कह रही है मैंने 4 चैप्टर्स कवर करे, तो कोई नहीं, 2 घंटा हम पूरा इसको सुनेंगे टीचर को अच्छे से, तो डेफिनेटली हमें विश्वास है कि 2 घंटे के बाद हमारे ये 4 चैप्टर कवर हो जाएंगे। फोकस एंड डोंट थिंक अबाउट एनी अदर सब्जेक्ट मीनवाइल। जो आपका दिमाग जाता है इधर उधर, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। मैं भी इनफैक्ट जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, आप समझ नहीं सकते। जो एंग्जाइटी लेवल आपका है ना, मेरा भी ये लेवल यही हो रहा है कि पता नहीं बच्चे ये चीज देख के कैसे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा सा चूज ही हो रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि कौन सी चीज पे मुझे हिट करना है और कौन सी चीज मुझे ज्यादा स्ट्रेस करके बोलनी है, सो दैट यू शुड रिमेम्बर दैट हियर, ओके।
तो ये कोड किस लिए है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन। 2020 में आया था, सिर्फ कौन सा 2019 में आया? वेजेस वाला। कितने कोड है? 4। वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और ये चौथा ये वाला ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। प्लीज उल्टा पुल्टा मत लिखना, ये कोड का नाम है। तुम्हारा नाम कोई उल्टा पुल्टा लेगा तो तुम्हें चलेगा नहीं ना। योर फर्स्ट नेम शुड कम फर्स्ट, तो इट्स बेटर दैट यू टेक द नेम द वे इट इज। सेफ्टी तभी होगी जब हेल्थ होगी, हेल्थ तभी होगी जब अच्छे वर्किंग कंडीशन होंगे। झाड़ू पोछे वाला फैक्ट्री एक्ट में सुना है ना, झाड़ू पोछा ठीक से लगाओगे तभी हेल्थ, हेल्थ वाले चैप्टर में सुना है ना फैक्ट्री एक्ट में। तो हेल्थ से ही, वर्किंग कंडीशन से ही हेल्थ होती है और हेल्थ से ही सेफ्टी मिलती है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, राइट। तो इसमें ये बीड़ी, सिगार, फैक्ट्रीज, माइंस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, माइग्रेंट वर्कर, सबके बारे में बात करी गई है। तो इसके कोड में हम बात करेंगे, दीज आर द कीवर्ड्स। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, जो सबसे ज्यादा बेचारे बर्बाद होते हैं, उनको ये बोल दिया जाता है कि भैया तुम तो हो ही नहीं ना यहाँ से, तो तुम्हें तो ये बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। वुमेन सेफ्टी हेल्पलाइन, अकोश अकोश, याद है? चलिए यहाँ पे देखिए, हेल्थ सेफ्टी एंड वर्क इज अ प्रायोरिटी। तो कुछ ना मिले तो ये लिख दीजिए कि भैया पहली बात है, ये हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशन बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी है। हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के भी एक एक्ट में बोला गया है ये, और वहीं से ये कोड बात करता है हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर के बारे में। उसके बाद ये बात करते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, जो एक स्टेट को छोड़ के दूसरी जगह आते हैं, लेकिन उनका सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क होता है कि वो बेचारे ना अपनी स्टेट के रहते हैं, नए स्टेट के अंडर बेचारे बेनिफिट ले पाते हैं। तो ये उनके बारे में भी बात करता है ये कोड। अपॉइंटमेंट लेटर का फॉर्मेट बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है ना, वर्कर के पास भी सबूत होना चाहिए कि मैं वर्कर हूँ, मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। आई नीड द बेनिफिट ऑफ सेफ्टी वर्किंग कंडीशन बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। हाउ ही इज गोइंग टू शो दैट ही इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर। तो कंपल्सरी कर दिया गया। मेडिकल चेकअप बहुत ज्यादा कंपल्सरी कर दिया गया, राइट। एंड देन वन नेशन वन राशन कार्ड, दैट मीन्स पूरे कंट्री में आप कहीं पे भी जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। ये नहीं कि आप गुजरात के तो वहीं पे चलेगा, दिल्ली में आगे तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। वही बेनिफिट के लिए हेल्पलाइन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। देन राइट ऑफ वुमेन वर्कर्स, कि वो कितने बजे तक काम कर सकती हैं, 8 बजे के बाद काम नहीं, 7 बजे के बाद काम नहीं कर सकती, सुबह 8 बजे से पहले काम नहीं कर सकती, यू अंडरस्टैंड। एंड देन हाउ मेनी वर्किंग आवर्स, व्हाट वर्किंग कंडीशन शुड बी देयर फॉर देम, that is going to ensure their health and safety. Indian laws on women's safety in night shifts, and any women who is going to be shifted from, who's going to be leaving their office to their home, they have to be accompanied by some person. 1 day leave application required. NACOSH, National Advisory Committee on Occupational Safety and Health, and similarly SACOSH, State Advisory Committee on Occupational Safety and Health. नाकोश नेशनल एडवाइजरी, ये एडवाइजरी कमेटी है किसके लिए? सेफ्टी और हेल्थ के लिए। सकोश है सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी है फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है ना। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी सुन के नाकोश सकोश, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, हेल्थ की बात हो, सेफ्टी की बात हो, वेलफेयर की बात, हेल्थ की बात हो, सेफ्टी की बात हो और वर्किंग कंडीशन की बात हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कैसे हो गया? थैंक यू, ठीक है ना। सो ये हमारा था लेबर कोड। सो लेबर कोड के बारे में देखो हमने कितनी क्विकली, लाइक मे बी 1 घंटे में हमने कर लिया। मैम 17 चैप्टर 17 घंटे, टेंशन हो गई। टेंशन की बात नहीं, बड़ा चैप्टर था, टाइम लग गया। छोटे छोटे चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाते हैं। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट देखो कितनी जल्दी रिवाइज हो गया, ठीक है ना। तो चाइल्ड लेबर देखो कितनी जल्दी रिवाइज हो गया। तो जो चीजें जल्दी हो जाती हैं वो जल्दी हो जाती हैं, जिसमें टाइम लगता है उनमें टाइम लगाना पड़ेगा। देयर इज नो नीड टू बी इन अ पैनिक सिचुएशन। अब नेक्स्ट एक्ट देखिए जरा। Oh, sorry, not maternity, gratuity. Now we'll talk about gratuity. Please pay attention. Okay, now we are doing, as you can see, the next slide, that is payment of gratuity act. ठीक है ना। ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। क्यों सोशल सिक्योरिटी? अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि सोशल सिक्योरिटी कोड में ग्रेचुटी का नाम लिया जाता है, ESIC, EPF, राइट। तो ग्रेचुटी के बारे में आपको पता है, अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो ये एक्ट कब आया? 1972 में। सॉरी, मैं इसकी ट्रांजिशंस करना भूल गई, वेट। So social security legislation, that is payment of gratuity act 1972।
तो अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी 1972 एम्प्लॉयर्स पे ग्रेचुटी टू देयर एम्प्लॉयज एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन की उन्होंने 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में दी है। ठीक है, इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज एंगेज इन माइंस, फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, ऑयल फील्ड्स, पोर्ट एसेट्रा आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो ये कहाँ दिया जाता है, याद है आपको, मैंने ये सिखाया था, एमआरपी ऑफ प्लांटेशन। तो एमआरपी ऑफ प्लांटेशन मतलब ये यहाँ पे ग्रेचुटी एक्ट लगता है, माइंस पे लगता है, रेलवेज पे लगता है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। पोर्ट्स, ऑयल फील्ड्स, फैक्ट्री, प्लांटेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ग्रेचुटी एक्ट कौन से सेक्शन में है, क्या सेक्शन बात करें, सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 एप्लीकेशन की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो ग्रेचुटी एक्ट का जो अप्लाइज, सॉरी, सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट अप्लाइंग टू। अब आप मेरी सिचुएशन देख रहे हो, मेरे को हो रहा है कि सब कुछ कवर कर भी करूं और सब कुछ एक्सपीडियली वे में करूं, और जब मेरे स्टूडेंट्स देखें वीडियोस तो उनको जल्दी जल्दी हो कि हाँ मैम से सारी बातें भी समझ में आ गई। और तो इस एंग्जाइटी में ना मैं भी कुछ थोड़ी सी वो हो रही हूँ, मतलब यू नो आई एम लाइक लिटिल स्टैमरिंग एंड लाइक दैट, कि मुझे तो सोचो, मैं अभी सोच भी नहीं सकती कि आपका हाल क्या हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगेन यू नो आई रियली फील फॉर यू पीपल कि आप लोगों का बहुत बढ़िया एग्जाम होना चाहिए। सो I need to calm down myself first and then I have to take it further, right? So देखिए, it applies to every factory, mine, oil field, plantation, port and railway company। मैंने पढ़ाया भी एमआरपी और प्लांटेशन, वो याद रखिएगा, ग्रेचुटी एक्ट उस पे लगता है। एवरी शॉप या एस्टैब्लिशमेंट जो लॉ के अंडर आती है, जो शॉप या एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में आती है, पर्टिकुलर स्टेट में जब 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं पिछले 12 महीने में किसी एक दिन भी, तो उस पे लगेगा ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, तो ग्रेचुटी एक्ट बहुत मतलब प्रॉपर कवरेज कर रहा है। एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जहां 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 months एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो यहाँ कह रहा है कि फैक्ट्री पे लग रहा है, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे पे लग रहा है, वही एमआरपी और प्लांटेशन पे, सारी शॉप और एस्टैब्लिशमेंट पे जहां पे क्या है, जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मतलब देखा जाए तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली लग रहा है। शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट, रिलेशन टू शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट स्टेट इन विच 10 or more person आर और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months। तो ये वाली लाइन जो है ना, ये भी बड़ी जगह देखी जाती है, आर और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months। ठीक है, एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट वेयर 10 or more people are working on any day of the preceding 12 months as central government may specify। तो ये 3 कैटेगरीज है इसकी एप्लीकेशन की। ठीक है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय, तो मैं थोड़ी इधर हो जाती हूँ, आपको ठीक से दिखेगा। इन एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय क्लॉज सी, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, क्लब्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, इनलैंड ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट, सॉलिसिटर्स, लोकल बॉडीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, societies, trust and circus industry in which 10 or more persons are employed or were employed on any day preceding 12 months as class of establishment to which the act shall apply। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे भी लग रहा है, सोसाइटीज, ट्रस्ट पे भी लग रहा है, बट यहाँ पे कोचिंग्स नहीं आ रहे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। आई डाउट वेदर कोचिंग कम्स अंडर दिस, राइट। इफ कम तो हमें सर को बोलना पड़ेगा, राइट। तो वैसे नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो प्राइवेट, मतलब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्रॉपर इंस्टीट्यूट जो होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू द एम्प्लॉयड पर्सन डिपेंड्स ऑन 2 factors। फर्स्टली, he should be employed in an establishment which the act applies। secondly, he should be an employee। तो बेसिकली ये एक्ट अप्लाई होने के लिए कौन सी 2 चीज है, पहले तो भैया वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे वाट लगे, दूसरा वो वहां का क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए। सेक्शन 2A, 2A1, 2A2, 2A3। ठीक है, 2A1 बोलता है कॉन्टिन्यूस सर्विस बहुत जरूरी है, कॉन्टिन्यूस सर्विस नहीं होगी तो ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। उसके बाद कॉन्टिन्यूस सर्विस होना जरूरी है। उसके बाद वो एम्प्लॉय इन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 2A1 बोलता है कॉन्टिन्यूस सर्विस के बारे में, 2A2 बोलता है डीम्ड, जब प्रिज्यूम करा जाता है कि वो इंसान कॉन्टिन्यूस सर्विस में है, और तीसरा बात कर रहा है सीजनल एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, 2A3। तो पहले 2A1 बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A1 कॉन्टिन्यूस सर्विस क्या होती है, वो सर्विस होती है जो अनइंटरप्टेड सर्विस हो। अनइंटरप्टेड मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन। पर भैया इंसान है, इंटरप्शन तो हो सकती है ना।
इंटरप्शंस कौन से प्रकार की होती हैं? वो इंटरप्शन जो परमिसेबल है। परमिसेबल मतलब कि लॉ कह रहा है कि चलो अगर ये इंटरप्शंस हुई है जो यहाँ लिखी है, ये अगर हुई है तो चलेगा, फिर भी कंटिन्यूअस सर्विस मानेंगे। लेकिन कुछ वैसे इंटरप्शंस आपकी नहीं होनी चाहिए कि आप 2 साल गायब भी हो गए ऑर्गेनाइजेशन से, कहीं और ही काम कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। परमिसेबल इंटरप्शंस कौन कौन सी है? बीमारी लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, भैया इग्नोर नहीं कर सकते। लीव पे हो कोई रीजन की वजह से, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव, नॉट बीइंग एब्सेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ which an order treating as the absence as break in service has been passed in accordance with the standing order rules regulation। तो भाई आपने स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ा है कि अगर स्टैंडिंग ऑर्डर में अगर लिखा हुआ है कि तुम्हारी अगर एब्सेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन से इस कारण, तो वो लीव नहीं मानी जाएगी। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो वो आपकी परमिसेबल इंटरप्शन है। ले ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन बंद है, स्ट्राइक पे है, लॉकआउट है, सेसेशन ऑफ वर्क हो गया क्योंकि कोई रीजन है, परमिसेबल इंटरप्शन है। ठीक है, 2A1 बात करता है कंटिन्यूअस सर्विस की। 2A2 बात क्या कर रहा था? 2A2 क्या बात कर रहा था? अबाउट डीम्ड कंटिन्यूअस सर्विस। 2A1 बात कर रहा कंटिन्यूअस सर्विस के बारे में, 2A2 बात कर रहा कि कब कंटिन्यूअस सर्विस मानी ही जाएगी। क्या होता है ना, अब एम्प्लॉय बेचारे ने तो छुट्टी, बीच में थोड़ा गैप आ गया, तो एम्प्लॉयर कह रहा है नहीं नहीं तुम्हारा तो गैप आ गया, तुम्हें ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। तो लॉ कह रहा है कि 2A2 बताएगा कि किस चीज में डीम्ड कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि सीजनल एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्या है? 2A3। ठीक है, यहां देखिए, वेयर एन एम्प्लॉय जो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट में काम नहीं कर रहा, वो कंटिन्यूअस सर्विस में नहीं है पहले क्लॉज के हिसाब से, फॉर एनी पीरियड ऑफ 1 year और 6 months ही शैल बी डीम्ड टू बी इन कंटिन्यूअस सर्विस। जैसे वो बेचारा इंटरप्शन ले चुका है, ठीक है, लेकिन उसको डीम्ड, उसको कंटिन्यूअस में माना जाएगा, जो हम आगे बात करने वाले। पहला, दूसरा, पहला में 1 year, दूसरा में 6 महीना। तो पिछले 1 साल से वो सपोज इंटरप्टेड है, वो काम नहीं कर पा रहा है, या पिछले 6 महीने में, तो डिवाइड कर दिया गया 1 साल और 6 महीने को। ठीक है, इफ एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 कैलेंडर ईयर मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट विद रेफरेंस टू विच कैलकुलेशन इज मेड, मतलब भाई कैलकुलेशन हो रही है ग्रेचुइटी की और पिछले 1 साल में उसकी कंटिन्यूअस सर्विस नहीं है, बट he has actually worked under the employer for not less than, मतलब मिनिमम उसने 190 डेज काम करा है, अगर वो माइन में काम करता है और 6 दिन की वहां पे जॉब है, 6 दिन की जॉब है और 190 दिन उस बेचारे ने काम करा है। ठीक है, 1 साल में कितने दिन होते हैं भाई? 365 है ना, तो आउट ऑफ 365 उसने 190 दिन काम करा है। अगर वो माइन को माइन वाली मतलब ग्राउंड माइन में काम कर रहा है और 6 days वर्किंग है, ठीक है ना। और वैसे किसी और केस में अगर वो सपोज माइन नहीं है, कोई और एस्टैब्लिशमेंट है, तो कम से कम अगर आपने 250 दिन भी काम करा 365 में से, तो वो कंटिन्यूअस सर्विस डीम्ड कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। और अगर आपकी 6 महीने कैलकुलेट हो रहा है, पिछले 6 महीने आपकी कंटिन्यूअस सर्विस नहीं थी सपोज, ठीक है, लेकिन उसको कंटिन्यूअस सर्विस डीम्ड माना जाएगा। कौन से केसेस में? पहला, उसने 95 डेज, 6 मंथ्स में कितने दिन होते हैं भाई? 180 होते हैं अप्रोक्सीमेटली, 180 में से 95 डेज तो काम करा है माइन में, जहां पे 6 डे वर्किंग होता है। या फिर अगर माइन नहीं है तो कितने डेज? 120 डेज। तो भैया आप इसका सीधा आधा आधा कर दो, 1 ईयर का आधा 6 महीना, 190 डेज का आधा 95, 240 डेज का आधा 120। एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब कैलकुलेशन होती है ना, तो कंटिन्यूअस सर्विस मानने के लिए पिछला 1 साल या पिछला 6 महीना देखा जा सकता है। तो पिछले 1 साल को डीम्ड कंटिन्यूअस सर्विस इस केस में माना जाता है, और 6 महीना अगर आपकी डीम कंटिन्यूअस सर्विस नहीं है तो डीम्ड कब मानी जाएगी कंटिन्यूअस सर्विस? विद रेफरेंस टू कैलकुलेटिंग ऑफ ग्रेचुइटी 6 महीना वाला लिया जाएगा। आधा लिया जाएगा कि अगर भैया आपने 190 डेज भी माइन, आपकी एस्टैब्लिशमेंट माइन इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो और 190 दिन भी अगर तुमने काम किया है 6 डेज वर्किंग में, तो तुम्हारी डीम्ड कंटिन्यूअस सर्विस मानी जाएगी। अदरवाइज 240 दिन। और 6 महीने वाले में बोल रहा है 95 डेज भी अगर काम किए माइन में, ग्राउंड माइन में 6 दिन वर्किंग है, तो आप डीम्ड कंटिन्यूअस सर्विस में माने जाओगे। कोई तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम ग्रेचुइटी में नहीं हो। और अगर माइन नहीं है तो 120 दिन, ठीक है ना, आधा हो जाएगा। आगे देखिए, the number of days on which an employee is actually worked under an employer shall include the days on which he has been laid off under an agreement। सपोज वो लेड ऑफ है, मतलब ले ऑफ में है। ले ऑफ क्या होता है? जब एक आइडिया, मतलब एक एक्ट के तहत डिस्प्यूट होता है
और वर्कर जो होते हैं वो ले ऑफ पे चले जाते हैं, मतलब काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्राइक पे नहीं है, पर ऑर्गेनाइजेशन किसी रीजन कारण बंद है, तो वो डेज कैलकुलेट होंगे, वर्कर की गलती नहीं थी। लीव विद फुल वेजेस, मतलब पूरी वेजेस के साथ आपको लीव दी जा रही किसी कारणवश, तो डेज कैलकुलेट होंगे। टेम्पररी डिसेबलमेंट कॉज ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, तो ये भी अगर आप एब्सेंट हो तो ये डेज कैलकुलेट होंगे, ये नहीं कि उसने काम नहीं करा। टेम्पररी डिसेबलमेंट कम दिनों की होती है। मेटर्निटी लीव भाई बिल्कुल कैलकुलेट होंगे, जितने हफ्ते आपने मेटर्निटी लीव ली है वो कैलकुलेट होंगे। सेक्शन 2A3 में क्या कर रहा था, सीजनल एस्टैब्लिशमेंट। सीजनल एस्टैब्लिशमेंट बहुत सरलता से बता रहा है कि अगर आपने 6 महीने या 1 ईयर वाला आपका कैलकुलेट हो रहा है, और अगर आपने 75% प्रेजेंस दिखाई है तो वो आपकी कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी। तो 2A1, 2A2, 2A3, राइट। आगे देखिए, व्हेन इज ग्रेचुटी पेएबल, सेक्शन 4(1) बोलता है कि ग्रेचुटी कब पेएबल होगी। ग्रेचुटी शैल बी पेएबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एंड हैज रेंडर्ड अ कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 years, ठीक है। उसके सुपर एनुएशन, जब वो छोड़ के जाएगा, रिटायरमेंट या फिर उसकी डेथ या डिसेबलमेंट में या कोई एक्सीडेंट या डिसीज की वजह से हो गया तो उसको ग्रेचुटी दी जाएगी। टू हुम द ग्रेचुटी पेएबल, यहाँ एम्प्लॉय को ही दी जाती है। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसके नॉमिनी को दी जाती है, या फिर अगर कोई नॉमिनेशन नहीं है तो जो उसके लीगल एयर्स है, जो उसकी प्रॉपर्टी पे हकदार है, उनको दी जाती है, राइट। Where such nominee or heirs is a minor, then share of the minor shall be deposited with the controlling authority जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता। जो भी फाइनेंशियल बैंक के कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसके पास ग्रेचुटी रहती है जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, अगर सिर्फ एक माइनर ही बचा है तो, ठीक है। दिस इज ग्रेचुटी। ज्यादा टाइम नहीं लगा रिवाइज करने में। स्टूडेंट्स प्लीज, अगर आपको क्विक रिविजन करनी है और आपको क्विकली बस सुनना है कि क्या क्या चीजें थी, हमसे रीड नहीं करा जा रहा, बहुत दिनों से किताबें देख चुके हैं, प्लीज ये सुन लीजिए, आपका बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आई हैव स्टिल इंक्लूडेड एवरीथिंग, इंक्लूडेड एवरी पॉइंट विद क्लैरिटी, सो यू कैन लिसन टू मी, काम डाउन, लिसन। अगला एक्ट कौन सा करें, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी हमने बात करी आपके लेबर कोड्स के बारे में, ग्रेचुटी एक्ट के बारे में। अगला एक्ट जो हम कर रहे हैं वो है हमारा ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये सारी पीपीटीज आपके पास है, नहीं है तो प्लीज मुझसे ले लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास नहीं है या हमें नहीं मिली, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कॉर्पोरेशन एक्ट, ESIC एक्ट। ये गाइस ESIC एक्ट 1948 बड़ा ही जरूरी है। और ये कौन सी लेजिस्लेशन है, ये भी भैया सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, क्योंकि ये भी आपको सिक्योरिटी दिला रहा है ESIC, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड नीड बेस्ड सोशल इंश्योरेंस स्कीम है जो प्रोटेक्ट करती है वर्कर्स के इंटरेस्ट को। कोई भी कंटिजेंसी, डिसेबलमेंट, डेथ होती है, कुछ भी होता है तो ESIC आपके पास है। तो ESIC लेबर के लिए क्यों है, क्योंकि देखो लेबर जो होता है वो दिन रात काम कर रहा है, फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, उसकी सेफ्टी, उसके हेल्थ, उसके एक्सीडेंटल चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इन दैट केस ESIC इज रिक्वायर्ड। एक सेकेंड, ओके, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट आई एम डूइंग रिकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हादसे हो जाते हैं। Yes. Employee State Insurance Act 1948 provides for the certain benefit to employees. What it extends to whole of India, Section 1. Then ESIC क्या करता है, ESIC में मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉय को ये क्या दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, ये एक सिक्योरिटी दे रही है। किस चीज में, बेनिफिट्स दे रही है। बेनिफिट्स क्या है, सिकनेस बेनिफिट है, मेटर्निटी बेनिफिट है, डिसेबलमेंट है एंड डेथ है। SMDD, ठीक है, SMDD, सिकनेस, मेटर्निटी, डिसेबलमेंट, डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, तो वो आपको बेनिफिट्स देती है ESIC के। सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट बाय नोटिफिकेशन टू एनफोर्स, कि किस डेट पे कैसे, किस स्टेट के किस पार्ट में ESIC कैसे काम करेगा। सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 बात कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि ये सारे फैक्ट्रीज पे लग रहा है अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज। सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 बोल रहा है इट दिस एक्ट एम्पावर्स एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि वो इस एक्ट को एक्सटेंड कर सकती है किसी भी स्टैब्लिशमेंट में, बस उसको 1 महीने का नोटिस देना है कि भैया आपके ऑर्गेनाइजेशन पे भी अब ये एक्ट लगेगा तो रजिस्टर करा लो ESIC में। आपने क्या पढ़ा था ESIC के बारे में कि अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी ESIC में आना है। हैजर्डस सब्सटेंस की अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हो तो ESIC में कंपल्सरी रजिस्टर कर लो, पढ़ा था ना।
तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। Section 1, subsection 6, it may be noted that a factory or establishment shall continue to be governed even if the person employed falls below the limit. अगर लिमिट से कम भी हो जाएं लोग, चाहे वो फैक्ट्री रहे ना रहे, लेकिन अगर आपने रजिस्टर करा लिया तो ईएसआईसी का बेनिफिट मिलता रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट किस किस के केसेस में होती है आपको पता ही है। कंफाइनमेंट होता है मींस लेबर रिजल्टिंग इन इश्यू ऑफ अ लिविंग चाइल्ड और लेबर आफ्टर 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन द इश्यू ऑफ चाइल्ड वेदर अलाइव और डेड। अब आप इसमें ईएसआईसी में क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि ये चीज जरूरी मायने आती है जब आप क्लेम करते हो अपने लिए पैसा ईएसआईसी में। कंट्रीब्यूशन होता है, इट इज द कंट्रीब्यूशन दैट इज पेबल टू द कॉर्पोरेशन बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ एम्प्लॉयज एंड इंक्लूड्स एनी अमाउंट विच इज पेबल ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय ऑल्सो। डिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं ये सब हमने करा था। विडो, लेजिटिमेट, एडॉप्टेड सन, मैंने अभी अगेन आपको बोला कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं आएगा, बट ये आपको पूछा जा सकता है कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि भाई डिपेंडेंट कौन है ईएसआईसी में, तो ईएसआईसी नाम सुन के आपको क्या आने चाहिए, बेनिफिट्स याद आने चाहिए। ठीक है, विडो मदर, विडो, लेजिटिमेट, एडॉप्टेड सन, होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, तो उसके लेजिटिमेट बेटा बेटी जिन्होंने 25 साल अभी नहीं हुए। होली डिपेंडेंट ऑन अर्निंग्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, पेरेंट, विडो मदर, अनमैरिड लेजिटिमेट इलेजिटिमेट डॉटर, चाहे लेजिटिमेट डॉटर है, माइनर ब्रदर, अनमैरिड सिस्टर, विडो, डॉटर इन लॉ, माइनर चाइल्ड ऑफ पहले जिस बेटे की डेथ हो गई प्री डिसीज सन, माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर जहां पे कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट अगर कोई इंश्योर्ड जिंदा है तो। एम्प्लॉयमेंट इंजरी वो इंजरी होती है जो एम्प्लॉयमेंट से होती है, राइट। एम्प्लॉय कौन कौन सा, जो डायरेक्टली एम्प्लॉय करा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने, जिसने जो इमीडिएट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट ली है, जिसने वो भी इसमें आता है एम्प्लॉय में। जो टेम्पररी अपनी सर्विसेज दे रहा है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को वो आता है। इंक्लूड्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस ऑन एनी वर्क, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या कुछ भी हो, बट अप्रेंटाइज में नहीं आता। ठीक है, एंड डज नॉट इंक्लूड नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स या जो भी वेजेस ले रहे हैं एज पर बाय द गवर्नमेंट, तो वो इसमें नहीं आते हैं, राइट। आगे देखिए, ईएसआईसी में उनके लिए अलग एक्ट है। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय होता है जो एम्प्लॉय इसमें नहीं आता। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है फैक्ट्री में, जैसे ऑक्यूपायर हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयमेंट देता है। किसी और एस्टैब्लिशमेंट में जो गवर्नमेंट द्वारा है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है। किसी और एस्टैब्लिशमेंट में जो भी इंसान सुपरविजन और कंट्रोल कर रहा है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है। डेफिनेशन है गाइस, ये हमें लर्न नहीं करनी है लेकिन हमें पता होनी चाहिए। फैमिली में कौन आता है, स्पाउस, माइनर, लेजिटिमेट, अडॉप्टेड चाइल्ड, चाइल्ड हु इज डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, receiving education till the age of 21 years, unmarried daughter, child who is physical, mental abnormality, injury, वो भी फैमिली का हिस्सा है। डिपेंडेंट पेरेंट्स जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इंश्योर्ड पर्सन अगर अनमैरिड है और उसके पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, तो माइनर ब्रदर सिस्टर जो उस पर पूरे डिपेंडेंट है वो भी फैमिली है। फैक्ट्री मीन्स द प्रेमाइसेस, वही फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से फैक्ट्री मीन्स द प्रेमाइसेस जो डेफिनेटली 10 से ज्यादा लोग विद द एड ऑफ पावर, 20 से ज्यादा लोग विदाउट द एड ऑफ पावर इज फैक्ट्री, राइट। एंड डज नॉट इंक्लूड अ माइन, क्योंकि वो माइंस एक्ट में आती है। इमीडिएट एम्प्लॉयर वो होता है वो एम्प्लॉयर जो एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अंडर द्वारा अपॉइंट करा गया, दैट इज द इमीडिएट एम्प्लॉयर। इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होती है जिसकी इंश्योरेंस हुई हुई है। इंश्योर्ड पर्सन वो होता है जो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है कॉर्पोरेशन को। ठीक है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है वो डिसेबलमेंट जो परमानेंट नेचर की है लेकिन वो आपको पूरे तरीके से डिसेबल नहीं कर रही है काम करने से। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मतलब ये वो डिसेबलमेंट है जो परमानेंटली कोई बॉडी पार्ट खराब हो गया और वो टोटली इंसान ना मतलब काम करने के लिए कैपेबल नहीं है। सीजनल फैक्ट्री कौन सी फैक्ट्रीज होती हैं, वो फैक्ट्री कॉफी, इंडिगो, लैक, रबर, शुगर, ये वाली सारी सीजनल फैक्ट्रीज होती हैं। पैकिंग प्रोसेस करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये कुछ टाइम के लिए होता है, दैट्स अ सीजनल फैक्ट्री, राइट। who's definitely not engaging for more than 7 months in a year। सिकनेस किसी प्रकार की हो सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट, अटेंडेंस, नेसेसिटी। टेम्पररी डिसेबलमेंट होती है जो कुछ समय के लिए डिसेबलमेंट है, जो ठीक होके वापस से इंसान इनेबल हो जाएगा काम करने के लिए। वेजेस होती हैं किसी प्रकार का कॉन्ट्रीब्यूशन जो वेजेस मिलती है एम्प्लॉयज को, राइट। विच डज नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन, ट्रैवलिंग अलाउंस जो आपको सम मिलता है या ग्रेचुटी मिलता है, ये वेजेस का हिस्सा नहीं है।
ये अपने अपने एक्ट में गवर्न करे जाते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट अंडर दिस एक्ट, तो अभी कौन सा एक्ट कर रहे हैं हम? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कर रहे हैं। ईएसआईसी में कौन कौन रजिस्ट्रेशन कराता है, कौन कौन से फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट कराते हैं? सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट मेक्स इट कंपल्सरी दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा सच इंश्योर्ड पर्सन, ये क्या लिखा है? ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो यहाँ पे कह रहे हैं such insured person shall pay contribution towards insurance funds through their employer will also pay their own contribution. Insured person are entitled to get the benefit. What benefit? MSDD, maternity, sickness, disability, death. Any dispute that will go to employees insurance court. ESIC. ईएसआईसी की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होते हैं। प्लीज ये दोनों शब्द ईएसआईसी में बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्कीम तो बना दी तुमने, अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन काम कर रहा है? स्टैंडिंग कमेटी है ईएसआईसी की और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है, ठीक है, इनको कॉन्स्टिट्यूट करा गया है। एंड ईएसआईसी फंड हैज बीन क्रिएटेड विच इज हेल्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय ईएसआईसी कॉर्पोरेशन थ्रू एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी कहलाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोकल बोर्ड्स हैं, ESIC officers है, and then you have standing committee and then you have a medical benefit council. ESIC सेक्शन 3 कहता है कि ESIC जो है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कर, जो स्टेट कॉर्पोरेशन है वो इसके एडमिनिस्ट्रेशन करता है स्कीम की। सच कॉर्पोरेशन शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील, ठीक है। तो ये जो कॉर्पोरेशन है ये खुद एडमिनिस्ट्रेशन करता है ESIC स्कीम की। कॉन्स्टिट्यूशन, the central government appoints a chairman, vice chairman, other members representing the interest of employers, employees, state government, union territories and a medical profession. तो ESIC कॉर्पोरेशन में कौन है? चेयरमैन है। इसके अंडर लोग हैं जो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, मेडिकल काउंसिल और इन सब के कैटेगरी में डिवाइड करे गए। 3 members of the parliament, डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन आर इट्स एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर मतलब ये ना रहकर भी ये पूरा इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इस कॉर्पोरेशन की ड्यूटी पावर्स क्या है? ये कॉर्पोरेशन प्रमोट करती है क्या? इस स्कीम को, इंश्योर्ड लोगों को एजुकेट करती है कि तुम्हें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, और जो ऑर्गेनाइजेशंस को कंपलसरी रजिस्टर होना उनको एजुकेट करती है कि तुम्हें रजिस्टर होना है। सेक्शन 29 कॉर्पोरेशन को बोलता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल एक्वायर कर सकते हो, पैसे को इन्वेस्ट री इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, लोन्स दे सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो लोन्स, और भी वो सारे बेनिफिट दे सकते हो अपने स्टाफ को, राइट। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल बोर्ड, द कॉर्पोरेशन में अपॉइंट रीजनल बोर्ड, लोकल कमिटी, रीजनल लोकल बेनिफिट काउंसिल। अच्छा, तो अब क्या है ना, इस हमें ईएसआईसी में क्या ध्यान रखना है? ईएसआईसी कॉर्पोरेशन है, इसके चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं, रीजनल बोर्ड्स होते हैं, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल्स होती हैं, ठीक है ना, जिनको ये काम दिए जाते हैं, राइट। और ईएसआईसी में, ठीक है ना, तो ये हमें बारे में क्या पता है? ईएसआईसी में कौन कौन होता है? मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होते हैं, कॉर्पोरेशन होती हैं, ये अपने अपने काम करते हैं, ड्यूटीज करते हैं कि जो लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर्स हैं जो रजिस्टर नहीं है उनको पता चले कैसे कैसे उनको रजिस्टर करना है ईएसआईसी में, कैसे उनको स्कीम प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉयज को, राइट। सो दिस इज अबाउट ईएसआईसी। अभी जो अब हम दूसरा एक्ट करेंगे दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट, सो नेक्स्ट एक्ट व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज मिनिमम वेजेस एक्ट। अभी तक हमने कौन कौन से एक्ट के बारे में बात कर ली है स्टूडेंट्स? हमने बात करी है अबाउट लेबर कोड, एक सेकंड, वेट, यस। अभी तक हमने कौन कौन से एक्ट करे हैं? हमने करा लेबर कोड,
gratuity, ESIC. Now we are doing minimum wages. ठीक है, अब हम कौन सा एक्ट कर रहे हैं? मिनिमम वेजेस एक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रोवाइडिंग फिक्सिंग मिनिमम वेजेस फॉर एम्प्लॉयमेंट्स, राइट. क्यों आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट में मिनिमम वेजेस होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए. नहीं तो आप क्या करेंगे? लेबर जो है वो कहीं ना कहीं इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बोलता है कि जो लेबर है, दिस एक्ट केम ऑन 15 मार्च 1948. ये एक्ट की डेट मुझे कभी नहीं भूलती क्योंकि इस दिन मेरी फ्रेंड, बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, 15 मार्च 1948. मार्च देखो, 1948. सो इस दिन कौन सा एक्ट आया था हमारा? मिनिमम वेजेस एक्ट. ठीक है. नेशनल कमीशन ऑन लेबर हैड डिस्क्राइब्ड पासिंग ऑफ दिस एक्ट एज अ लैंडमार्क. व्हाई? बिकॉज ये सबसे बड़ी दिक्कत है लेबर के साथ कि उनको बेचारों को उतनी वेजेस नहीं दी जाती जितना उनको डिजर्व करते हैं, जितना मिनिमम उनको देना चाहिए, राइट. इस एक्ट का नाम सुन के आपको क्या ध्यान आना चाहिए? आपको मेथड याद आने चाहिए. नोटिफिकेशन मेथड, कमिटी मेथड, एंड उस मेथड में कितने लोग हैं और उसके डिफरेंस बिटवीन क्या है मेथड्स के, प्लीज याद आने चाहिए. मिनिमम वेजेस एक्ट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट. According to the preamble, this act is to provide for fixing minimum wages in certain employments, not all the employments. The employments are those which are included in the schedule are known as scheduled employments. और इन्हीं employments के लिए minimum wages अनिवार्य है. ठीक है. गवर्नमेंट कहेगी हम फिक्स करेंगे मिनिमम वेजेस, उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग देखते हैं, उसके बाद ये लोग स्पेशल अलाउंसेस देखते हैं, देन ये लोग फिक्स करते हैं मिनिमम वेजेस. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. सो दिस एक्ट इज लिटिल इंपॉर्टेंट, राइट. तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वैसे मैंने सोच लिया था डेफिनेशन नहीं कराऊंगी. अगर मैं डेफिनेशन भी नहीं करा रही होती ना और बस इंपॉर्टेंट प्रोविजन करा के खत्म हो जाता, बट कोई नहीं, हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी क्विक ग्लिम्स करेंगे. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अब कोई कहेंगे अरे मैम ये तो पीपीटी में है तभी आप करा रहे हो, अगर पीपीटी में नहीं होता तो आप सीधा प्रोविजन पे आ जाते. ऐसा नहीं है, मैं चाहती तो कट एंड पेस्ट करके दूसरी पीपीटी में डाल के अपना टाइम या सेव कर लेती, राइट. In relation to scheduled employment carried on by under the authority of central or railway on relation to mine, oil field, major port, plantation, central act, the central government is the appropriate government. मैंने आपको बताया ही एमआरपी और प्लांटेशन. और बाकी scheduled employment के लिए स्टेट गवर्नमेंट इज द appropriate government. एम्प्लॉय कौन कौन है? चाहे वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, मैनुअल है, क्लरिकल है, वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में है तो उनके लिए मिनिमम रेट्स और वेजेस फिक्स होने चाहिए. चाहे वो ये आउट वर्कर है जो बाहर काम करता है, चाहे वो क्लीनिंग, वॉशिंग, ऑल्टरेशन, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, रिपेयरिंग, एडेप्टेशन का काम कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है कोई मटेरियल या ट्रेड बिजनेस कर रहा है तो वो एम्प्लॉय है, राइट. बट डज नॉट इंक्लूड एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एम्प्लॉय टू बी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बट डज नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज और यूनियन. इनके अलग एक्ट है तो ये इसमें नहीं आते मिनिमम वेजेस में. एम्प्लॉयर कौन होता है? इन अ फैक्ट्री वेयर देयर इज अ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट. बार बार शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का नाम आ रहा है. ये वो एम्प्लॉयमेंट है जिसका शेड्यूल दिया गया है इसी एक्ट में, तो उसको शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. तो वो इंसान जो फैक्ट्रीज एक्ट में आ रहा है, मैनेजर है, वो एम्प्लॉयर है. किसी और शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ रही है तो गवर्नमेंट द्वारा उस डिपार्टमेंट का जो कंट्रोलिंग जिसको डेलीगेट करी गई है वो एम्प्लॉयर है. शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो लोकल अथॉरिटी है उसमें जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है लोकल अथॉरिटी का, वो जहां पे कोई पर्सन, वैसे तो कोई पर्सन अपॉइंट करा जाता है, कोई अपॉइंटेड पर्सन नहीं, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही वहां का एम्प्लॉयर है. इन एनी इंडिया केस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जहां मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स होने हैं तो जो वहां का सुपरविजन कंट्रोल कर रहा है वो एम्प्लॉयर है. शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है? जो शेड्यूल में दी गई है. वेजेस क्या है? जो किसी वैल्यू जो आपको मनी मॉनेटरी फॉर्म में दी जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज योर वेजेस, but does not include house accommodation, any services social order में, contribution, travel allowances, gratuity, special expenses, ये सब wages नहीं है. ठीक है, तो उसको मिनिमम वेजेस में फिक्स मत करिएगा. सेक्शन 3 बोलता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वही फिक्स करती है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस पेबल टू एम्प्लॉयज इन अनएम्प्लॉयमेंट specified in part 1 and part 2 of the schedule and in employment added to either party by notification under section 27. in case employment जो part 2 में दी गई है schedule के, उसके लिए मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करना स्टेट के लिए कुछ पार्ट में नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन जो पार्ट 1 में दी गई है वेज शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के, जो पार्ट 1 में है वो सारे आपको फिक्स करने हैं. द रेट्स टू बी फिक्स नीड नॉट बी यूनिफॉर्म, डिफरेंट रेट्स कैन बी फिक्स बट यू हैव टू फिक्स फॉर द एंटायर स्टेट, राइट. पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल में आप पूरे स्टेट का फिक्स नहीं भी करेंगे तो चलेगा. पार्ट 1 में आपको फिक्स करना जरूरी है. किसको? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को.
Notwithstanding, the appropriate government may not fix minimum rates of wages in respect of the scheduled employment. देखो बार बार बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉयमेंट कोई ऐसी इंडस्ट्री जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में आती है, जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में लिस्ट है, उसके मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करनी है गवर्नमेंट को। लेकिन किसी क्षेत्र में, किसी स्टेट में जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, अगर उसमें 1000 लोग भी काम नहीं करते हैं तो वो फिक्स नहीं भी करेगा तो चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर फिक्स नहीं भी करेगी मिनिमम रेट तो चलेगा। लेकिन किसी भी दिन अगर ये पता चल गया कि 1000 वर्कर से ऊपर बढ़ गए हैं, स्टेट में वर्कर जो है इस एम्प्लॉयमेंट में 1000 से ऊपर बढ़ गए हैं, तो वहां मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करना पड़ेगा। राइट, आगे रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उनको मिनिमम वेजेस रिवाइज भी करनी बहुत जरूरी है। Intervals not exceeding 5 years. Can you give me a break for 1 minute? Revise the minimum rates of wages if necessary. This means that minimum wages can be revised earlier than 5 years also. मतलब ऐसे 5 साल में रिवाइज करना चाहिए, पर उससे पहले भी रिवाइज कर सकते हैं। Offenses, penalties. एक सेकेंड, कहाँ पहुंच गए हम? बोर्ड के बारे में तो करें, सीधा एंड में पेनल्टीज आ गई हैं। रिविजन, राइट। रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस तो 5 साल में रिवाइज करनी चाहिए, लेकिन 5 साल से पहले भी कर सकते हैं। मैनर ऑफ फिक्सेशन में, भाई सोचो सीधा पेनल्टी कैसे आ गई, मैनर कहाँ चला गया, मेरे स्लाइड में कुछ उड़ गया है। तो मैनर ऑफ फिक्सेशन ऑफ रिविजन ऑफ वेजेस में यहाँ देखिए, मिनिमम टाइम रेट, पीस रेट भी होता है, क्योंकि क्या है ना, देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हम तो पीस रेट सिस्टम देंगे, जो जितना बनाएगा उतना देंगे, ठीक है। तो मिनिमम टाइम रेट होता है, पीस रेट होता है, गारंटी टाइम रेट मतलब इतने समय आपको काम करना और इतना आपको पैसा मिलेगा, और ओवर टाइम रेट भी होता है। तो मिनिमम वेजेस में ये सारी चीजें कैलकुलेट करके इस तरीके से फिक्स करी जाती है मिनिमम वेजेस, ठीक है। तो यहां देखिए सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस मे बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट्स, क्लास ऑफ वर्क, एडल्ट्स, एडोलेसेंट चिल्ड्रन, अप्रेंटिसेस, भैया इनके लिए सबके लिए अलग है, डिफरेंट लोकेलिटीज। Further, minimum rates of wages may be fixed by one or more following wage period, namely आवर के हिसाब से, डे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, और लार्ज वेज पीरियड्स भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जो होते हैं। मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करने के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 एनी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड और रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 मे कंसिस्ट ऑफ। तो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करते समय क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, बेसिक रेट होता है प्लस स्पेशल अलाउंसेस, ये भी एक तरीका होता है, या फिर और बेसिक रेट विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग, बिना कॉस्ट ऑफ लिविंग के एसेंशियल कमोडिटीज के हिसाब से मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करी जाती हैं, या फिर सब कुछ ऑल इंक्लूसिव रेट, मतलब उसमें बेसिक रेट प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कैश अलाउंस भी होती है। अलाउंस क्या होता है, अलाउंस होता है कि जो आपको हाउस रेंट अलाउंस हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से अलाउंसेस दिए जाते हैं कि आपको क्या और एक बेनिफिट मिल रहा है बेसिक वेज के ऊपर। बेसिक वेज विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग में आ जाते हैं कैश वैल्यू, एसेंशियल कमोडिटी दे दी, भैया आटा दाल चावल आपको हम इस रेट पे दे देंगे या ये फ्री दे देंगे, तो ये बेसिक रेट के साथ हो जाता है। कभी कभी ऑल इंक्लूसिव रेट होता है कि हम बेसिक भी दे रहे हैं, अलाउंस भी दे रहे हैं, प्लस कुछ नेसेसिटी चीजें भी दे रहे हैं। तो ये सेक्शन 4 में है 3 चीजें। प्रोसीजर 2 प्रकार के हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड इज योर सेक्शन 5(1)(a), सेकेंड मेथड सेक्शन 5(1)(b). फर्स्ट मेथड कमिटी मेथड, देन इज नोटिफिकेशन। तो पहले तो कमेटी तैयार करके, दूसरा नोटिफिकेशन मेथड। कमेटी मेथड में क्या है, कमेटी तैयार होती है, अभी सब करेंगे हम, वो 5(1)(a) में है। 5(1)(b) में क्या है, सेकंड मेथड दैट इज नोटिफिकेशन। अच्छा सी पहले आता है, एन पहले आता है, एबीसीडी में सी पहले आता है, तो याद रखिएगा पहली मेथड कमेटी मेथड है, दूसरी क्या है नोटिफिकेशन मेथड। 5 दोनों सेक्शन 5 में है, 5 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में, वो है 5 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में, ठीक है ना। कमेटी मेथड, नोटिफिकेशन मेथड। कमेटी मेथड में क्या होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंट कमेटी, सब कमेटी। वो कमेटीज क्या करती है, वो स्टेट को अच्छे से एनालाइज करती है कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए। हर स्टेट का अलग हिसाब है, किसी स्टेट में मिनिमम वेज कम भी हो सकती है, किसी में ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड ऑन दैट स्टेट।
ये इंक्वायरी करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, रिविजन करते हैं मिनिमम वेजेस के, फिर वापस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देते हैं, एडवाइस करते हैं। उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, इनको कंसिडर, इनकी एडवाइस को कंसिडर करने के बाद इनकी जो मिनिमम वेजेस है उनको फिक्स करती है। ठीक है, द वेजेस रेट शैल कम इन टू फोर्स एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फिक्स करेगी कि हम कौन सी डेट से ये इसको लागू करना शुरू करें। अगर कोई डेट नहीं है तो 3 महीने के बाद तो ये लागू होना शुरू हो जाएगा। देखो इस पीपीटी से कलरफुल ये सब बनाने से कितना इजी हो जाता है तुम्हारे लिए। कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटी देखिए सेक्शन 9 बोलता है कि इसमें कॉम्पोजिशन क्या है। एक तो सबसे पहले भैया पर्सन है जो खुद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने सुनिश्चित करे, अपॉइंट करें, जो इक्वल नंबर में होने चाहिए, एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, वन इज इंडिपेंडेंट पर्सन एंड वन इज द चेयरमैन। इसके बारे में आगे भी आएगा, डोंट वरी। अगली मेथड क्या है, नोटिफिकेशन मेथड। इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, बाय नोटिफिकेशन। वो कह रहे हम कमेटी नहीं बना रहे, हम ही नोटिफाई करेंगे, इन द ऑफिशियल गैजेट पब्लिश करेंगे प्रपोजल कि हम कैसे तय कर रहे हैं आपकी मिनिमम वेजेस। तो स्पेसिफाई करेंगे डेट, अगर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये पहले ही प्रपोजल देंगे। देखो यहाँ ये कमेटी नहीं कर रही, यहाँ ये कह रहे हैं हम खुद ही प्रपोजल दे रहे हैं, इस प्रपोजल का आपको जवाब देना है। The representation received will be considered by appropriate government. It will consult the advisory board also for revising minimum wages. उसके बाद न्यू वेज रेट आएगा, ये लोग बताएंगे किस डेट से आएगा। अगर ये लोग नहीं बताते हैं तो 3 महीने के अंदर। तो ये वाली बात तो दोनों मेथड्स में सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट खुद नोटिफाई कर रही है कि हम ये तरीका यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये प्रपोजल है ये दिया जाता है कंसिडरेशन के लिए, किसको, एम्प्लॉयर, कमिटी, यूनियन, सबको दिया जाता है। फिर ये लोग एडवाइजरी बोर्ड के तहत एडवाइस लेके अपनी मिनिमम वेजेस फिक्स कर देते हैं। एडवाइजरी बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट करा गया अंडर सेक्शन 7 बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन मेथड में, इसका काम क्या है, इसका काम है कोऑर्डिनेट करना काम सारी कमिटीज का, जो एडवाइजरी बोर्ड जो कमिटी मेथड में बनाई गई थी उनको, और एडवाइस करते हैं ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन से लोग होते हैं, इसमें होते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं, इसमें होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के इक्वल नंबर ऑफ लोग, तभी तो ढंग से एडवाइस कर पाएंगे ना, राइट। एंड इंडिपेंडेंट पर्सन भी होते हैं, नॉट एक्सीडिंग 1/3, एंड देन अ चेयरमैन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एक बोर्ड है, सेक्शन 8 के अंडर बनाया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या एडवाइस करता है, फॉर द पर्पस ऑफ कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में मिनिमम वेजेस कैसे फिक्स होनी चाहिए। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में भी यही है, इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड स्टेट को एडवाइस करता है, सेंट्रल एडवाइस करता है स्टेट को। तो स्टेट और सेंट्रल में दोनों में इक्वल कॉम्पोजिशन है, दोनों में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में भी इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होने चाहिए, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में भी इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 1/3, एंड अ चेयरमैन। मिनिमम वेजेस वेदर टू बी पेड इन कैश और काइंड, तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया कैश में भी दे सकते हो, काइंड में वही होती है एसेंशियल कमोडिटीज को आप कंसेशनल रेट पे देते हो। जैसे अगर 1 किलो चावल 100 रुपए है सपोज, तो आप 40 रुपए का दे रहे हो, राइट। वैसे कैश में ही होनी चाहिए। पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस इज ऑब्लिगेटरी, यस इट इज वेरी मच ऑब्लिगेटरी। आपको सेक्शन बोलता है 12 क्लियरली कि एम्प्लॉयर को ये पे करना ही पड़ता है, एवरी एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस जो फिक्स करी गई है विदाउट एनी डिडक्शन। डिडक्शन वही होती है जो परमिसेबल होती है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स फिक्स करना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल वर्किंग डे कितना होना चाहिए, उसमें कितने इंटरवल्स होने चाहिए, 1 दिन का रेस्ट 7 दिनों के बाद होना चाहिए। ओवर टाइम रेट, ओवर टाइम अगर करा है किसी वर्कर ने दिन या आवर्स, तो उसको पेमेंट होनी चाहिए। वो मिनिमम वेजेस के विपरीत है, मतलब उसके आगे है। यहाँ पे बोल रहा है कि एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज आर सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन अर्जेंट वर्क और एन इमरजेंसी व्हिच कुड हैव नॉट बीन फोरसीन और प्रिवेंटेड। The above stated provision shall apply to the following classes of employee only to such extent। कौन सा प्रोविजन, आपके नॉर्मल वर्किंग डे वाला। तो अगर किसी को जाना पड़ जाता है अलग से तो वो जा सकता है। प्रिपरेटरी या कॉम्प्लीमेंट्री वर्क है तो वो आउटसाइड द लिमिट ऑफ जनरल वर्किंग आवर। इंटरमिटेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज एसेंशियली इंटरमिटेंट, मतलब वो आता है फिर चला जाता है फिर आता है, ऐसा करके एम्प्लॉय है। टेक्निकल रीजन की वजह से वो काम नहीं कर पाया, उसकी ड्यूटी जल्दी ओवर हो गई। इरेगुलर एक्शन, कोई नेचुरल फोर्स, मतलब बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया तो उनको जाना पड़ गया, तो उसमें वर्किंग डे में आप माइनस नहीं कर सकते हो। पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, ओवर टाइम की जो पेमेंट है वो आवर्स के हिसाब से करी जाती है कि आपने एक नॉर्मल आवर से एक्सेस कितना काम करा। अगर आपने एक्सेस करा है तो विच एवर इज हायर उसके हिसाब से पेमेंट करी जाती है ओवर टाइम की। पेमेंट ऑफ ओवर टाइम हु आर गेटिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस आर नॉट बाय दोज गेटिंग बेटर वेजेस। वेजेस ऑफ वर्कर वर्किंग लेस देन अ वर्किंग डे, तो डेफिनेटली उससे कटेगा उनका पैसा। अगर उन्होंने अनविलिंगनेस दिखाई है काम करने की तो वो फुल वर्किंग डे नहीं माना जाएगा।
अगर किसी और सर्कमस्टांसेस में उन्होंने कम काम किया है तो डेफिनेटली वो फुल वर्किंग डे उनका नहीं माना जाएगा। सो मिनिमम रेट्स फॉर पीस वेजेस यहाँ पे कह रहे हैं कि वन पीस वर्क पीस वर्क के हिसाब से भी दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि रजिस्टर रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा, एम्प्लॉयर मेंटेन करेगा कि वो कितने पैसे दे रहा है। कोई भी नोटिस होता है वो भी एम्प्लॉयर वर्किंग प्लेस पे ही लगाता है। और ही हैज टू मेंटेन द वेज स्लिप्स, वेज कितने आवर्स काम कर रहा है, ये सब एम्प्लॉयर को ही मेंटेन करना पड़ता है अंडर सेक्शन 18। जो भी अथॉरिटी क्लेम होता है तो आप किसी वर्कमैन कॉम्पनसेशन के ऑफिसर के पास जा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर कमिश्नर के पास जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एट द रैंक ऑफ विद द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर के पास जा सकते हैं, या किसी सिविल कोर्ट के जज के पास भी जा सकते हैं। कोई भी अगर आपका क्लेम होता है तो द अथॉरिटी सो अपॉइंटेड शैल हैव jurisdiction to hear and decide the claim arising out of payment, not payment minimum wages की पेमेंट नहीं हो रही तो। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, एक चीज आई थिंक मिसिंग आउट। एक सेकेंड, अच्छा नहीं, इट इज बीन इंक्लूडेड, ओके ओके फाइन, मुझे ऐसा लगा था मैंने कुछ मिस कर दिया है, ओके सॉरी। चलिए, तो अथॉरिटी क्लेम आप किसको कर सकते हैं, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेबर कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो लेबर कमिश्नर है रैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर उनको, एंड जज ऑफ सिविल कोर्ट। ऑफिस पेनल्टीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपको इफ इट इज लाइक अगर आप कोई इंसान है जो मिनिमम वेजेस नहीं दे रहा है एम्प्लॉयर, तो डेफिनेटली उसको 6 महीने की सजा हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू और या फिर फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज और बोथ, राइट। While imposing any fine or offense under this section, the court shall take into consideration कि कितने अमाउंट का तुमने मिनिमम वेजेस नहीं दिया, जो देना चाहिए उसका आधा ही दिया है, so that will be seen. It is further stipulated under the section 22A that employer who contravene any provision, अगर कोई पेनल्टी नहीं दी गई इस एक्ट में तब भी 500 रुपए की पेनल्टी तो आएगी एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है ना। तो ये है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट। अब मुझे आप बताइए कि अभी तक आपके कौन कौन से एक्ट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, मैंने आपकी किताब भी ओपन करी हुई है नोट्स की, तो हम कौन कौन से एक्ट कर चुके हैं अभी तक रिवाइज। See, so what we have done in the previous marathon, what all we have completed is Indian Constitution, we have completed evaluation of labor law, we have completed Factories Act हमने कर लिया है, ठीक है ना। जो करना है उसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है। चाइल्ड एडोलेसेंट हमने कर लिया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हमें करना है, अगेन अ स्टार। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर हमने कर लिया है, पेमेंट ऑफ वेजेस कर लिया है, मिनिमम वेजेस कर लिया है, बोनस करना है, इक्वल रेम्यूनरेशन कर लिया, ESIC कर लिया है, EPF अभी करना है, मेटर्निटी करना है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी कर लिया है, अप्रेंटिसेस करना है, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स करना है, सेक्सुअल हैरेसमेंट करना है। तो इन टोटल आपके स्टार देखिए कितने चैप्टर रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चैप्टर रह गए, ठीक है ना। जिसमें से आपको पता है कि जो सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर है तो बड़ा ही छोटा चैप्टर है, तो मैं तो ले रही हूँ कि 7 चैप्टर हैं जो थोड़े से कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। आउट ऑफ लाइक 18 हमने 7 रह गए, 11 चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है ना। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितना हमने रिवीजन कर लिया है उसको प्लीज अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल कोई हैसल मत रखिए, कोई भी डाउट पूछने से पीछे मत रहिए। योर टीचर इज ऑलवेज देयर टू रिजॉल्व योर डाउट। प्लीज एक बात सुनिए, इट डजंट गोइंग टू गिव मी एनी बेनिफिट कि मैं आपको आंसर ना करूं। अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं कर रही हूँ तो उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, उल्टा आपका नुकसान है, और वो मैं नहीं करूंगी। अगर मेरे से कोई छूट जाता है आपको आंसर करना, देन डेफिनेटली उसके वो रीड हो गया होगा या मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। आप प्लीज मुझे 10 टाइम्स मैसेज कर दो कि मैम हमें बताओ, आप भूल गए हो, आपने सीन कर लिया, आपने रिप्लाई नहीं किया, मुझे बताओ, आई विल रिप्लाई बैक प्लीज, ठीक है। So kindly focus guys, and I know, I trust you, I have full confidence in you that you will do the blast. आप बहुत बढ़िया तरीके से करोगे, आई एम श्योर अबाउट इट, राइट।
सो एंड वन मोर थिंग, रिविजन मैराथन 1 में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी का थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गया था. डोंट वरी, मैं उसको वीडियो क्वालिटी को रेक्टिफाई करके दोबारा से उसको अपलोड करवाऊंगी. राइट गाइज, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. योर टीचर इज ऑलवेज देयर विद यू गाइज. ऑल द बेस्ट in advance. Thank you so much.